नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 47 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पूछा है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, ओसीडी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होगा वो बताना है। देखो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, कोई भी एक्सेस थॉट्स आना दिमाग में और वो हमारा बिहेवियर बन जाना, कंपलसरी बिहेवियर बन जाना। ऐसे थॉट्स के बारे में कंटिन्यूअसली आदमी सोचते रहता है तो ये कंपल्शन जैसे हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस देना है। देखो ऑप्शन में दिया है सर्ट्रैलिन, ओमोक्सेपिन, हाइड्रोक्सीजाइन और ये अल्प्राजोलाम। तो इसमें से सही ड्रग कौन सा होगा। तो ये ओसीडी के लिए देखो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए सबसे सही देने वाले ड्रग जो होते हैं वो एसएसआरआई होते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इसमें आते हैं दोस्तों। जैसे फ्लोक्सामाइन हुआ, फ्लोक्सेटिन हुआ, और यहाँ से देखेंगे तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ से सर्ट्रैलिन, क्योंकि ये भी एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है दोस्तों। तो यहाँ से सही जवाब होगा सर्ट्रैलिन। बात करेंगे बच्चे ऑप्शंस की, तो अमोक्सापाइन को देखिए, ये भी एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, जो कि ये टीसीए में नहीं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन नहीं है, ये टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेशन होता है दोस्तों। मैप्रोटिलीन और अमोक्सापाइन को याद रखिए, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं ये। और अमोक्सापाइन की बात करेंगे तो ये सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिट करता है, ठीक है। बात करेंगे हाइड्रोक्सीजाइन की, तो ये एक एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग है जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और इसकी एंटी एमेटिक एक्शन भी है। और इसका ब्रांड नेम आता है अटेरैक्स करके दोस्तों, अटेरैक्स नाम से ये आता है हाइड्रोक्सीजाइन। इससे सिडेशन भी होता है और ये एंजियोलाइटिक करके इसका यूज़ होता है। तो अगर कुछ आपको रैशेस वगैरह आ रहे होंगे तो हम इसे अटेरैक्स कोली को दे सकते हैं, ठीक है। कभी आपको किसी एंटीपेड सेंटीपेड होता है उसने काट लिया हो तो तभी इसका इस्तेमाल होता है। कोई भी रैशेस एलर्जिक रिएक्शंस के लिए अटेरैक्स को यूज़ करना है। बात करेंगे अल्प्राजोलाम की, तो ये बेंजोडाइजेपाइन कैटेगरी में आता है अल्प्राजोलाम। तो ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो पूछा है, सिजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, देखो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ये साइकोसिस टाइप का होता है। तो इसमें जो डोपामाइन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसमें एंटी डोपामिनर्जिक जो ड्रग दिए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ से एंटी डोपामिन जो ड्रग होते हैं वो एंटी साइकोटिक्स कैटेगरी के होंगे। तो यहाँ से ये सही जवाब हमें देना है एंटी साइकोटिक्स करके, ठीक है। ये एंटी डिप्रेशन नहीं दे सकते, एंटी एपिलेप्टिक्स या फिर मूड स्टेबलाइजर्स भी नहीं देना है, इसमें एंटी साइकोटिक ड्रग दे सकते हैं सिजोफ्रेनिया के लिए, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पूछा है, फोमेपिजोल इज एंटीडोट ऑफ, फोमेपिजोल किसके लिए एंटीडोट का काम करता है। ऑप्शन में दिया था मशरूम पॉइजनिंग, बेंजोडाइजेपाइन, इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग या फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों इसके लिए ये इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में दिया जाता है और मिथेनॉल पॉइजनिंग के केस में भी फोमेपिजोल को दिया जाता है। देखो फ्लुमाजेनिल इसके साथ कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो फ्लुमाजेनिल को याद रखिएगा, ये गाबा का एंटागोनिस्ट है, गाबा रिसेप्टर का। ये बेंजोडाइजेपाइन के पॉइजनिंग में दिया जाता है फ्लुमैजेनिल करके, ठीक है। ये फोमेपिजोल है जो इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग और मिथेनॉल पॉइजनिंग के केस में दे सकते हैं। बात करेंगे मशरूम पॉइजनिंग। देखो मशरूम पॉइजनिंग तीन तरीके की होती है, एक तो अर्ली मशरूम पॉइजनिंग होगा, लेट मशरूम पॉइजनिंग होगा, और तीसरा होता है ये एंटी कोलिनर्जिक हैलोसिनोजेनिक टाइप मशरूम पॉइजनिंग। देखो बात करेंगे अर्ली वाले की, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग जो होता है वो मस्कैरेनिक टाइप का होता है और इसमें जो टॉक्सिक कंपाउंड होता है वो आइनोसाइब होता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीडोट देना है वो एट्रोपिन देना है, ठीक है। अर्ली में एट्रोपिन दीजिएगा। बात करेंगे लेट मशरूम पॉइजनिंग की, जिसमें फैलाडाइन टाइप का होता है ये, और इसमें टॉक्सिसिटी होती है वो खास करके पेप्टाइड कंपाउंड की, पेप्टाइड टॉक्सिन होता है इसमें। और इसकी एंटीडोट कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, तो थायोटिक एसिड का थोड़ा इफेक्ट अच्छा है इसमें। थायोटिक एसिड जो होता है वो इसमें एंटीडोट करके काम करेगा। लेकिन ये जो एंटी कोलिनर्जिक हैलुसिनोजेनिक टाइप जो मशरूम पॉइजनिंग है, ये होता है आइसैक्साजोल कंपाउंड की वजह से इसकी पॉइजनिंग होती है खास तौर पर। लेकिन इसमें अगर हम एट्रोपिन देंगे तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है दोस्तों। तो ये थोड़ा मशरूम पॉइजनिंग के बारे में जानकारी रखिएगा, ये आपको काम में आ सकता है। बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की, तो इसमें हम एट्रोपिन दे सकते हैं या फिर पाम जैसा इंजेक्शन दे सकते हैं, पाम यानी प्रालिडॉक्सिम का। ये भी थोड़ा इफेक्ट, पाम थोड़ा जल्दी देना होता है तभी इसका इफेक्ट आता है दोस्तों, तुरंत है ना। अभी
पॉइजनिंग हुआ और तुरंत दे दिया बाम, तो ये इसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, ये फोमेपिजोल के एक्शन देखिए, ये फोमेपिजोल जो है इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग और मिथेनॉल पॉइजनिंग में दिया जाने वाला एंटीडोट है। इसका जो एक्शन होता है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पे ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, मिथेनॉल में जो विजन लॉस होता है वो इससे बच जाता है फोमेपिजोल देने की वजह से, और इथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से रिनल फेलियर जो होता है केसेस, इसमें कैल्शियम के क्रिस्टल बनते हैं तो वो बनना बंद हो जाता है फोमेपिजोल एंटीडोट इस्तेमाल करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक अटैक इज, मैनियक अटैक को कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑप्शन में देखो लिथियम, हेलोपेरिडोल, क्लोजापाइन, कार्बामाजेपाइन है। यहाँ से सही ऑप्शन सभी को पता होगा, ऑप्शन ए है लिथियम मेटल जो है इसमें यूज़ किया जाता है। और लिथियम के साथ में एक टॉक्सिसिटी भी होती है, सब इसके बारे में नॉलेज रखिएगा। द डायबिटिक मेलाइटस, सॉरी डायबिटिक इंसिपिडस होता है इसके साथ में। लिथियम का ये ड्रॉबैक है, साइड इफेक्ट है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम टेकिंग द लिथियम एंड कैन बी ट्रीटेड विथ अमीलोराइड। अमीलोराइड देने से ये हम इससे बच सकते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस अगर हो रहा है लिथियम लेने की वजह से पेशेंट को, तो हमने उसे अमीलोराइड ड्रग से ट्रीट करना है। आपने कमेंट में लिखना है ये अमीलोराइड ड्रग की कैटेगरी क्या है, ये कौन से क्लास में आता है, आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है दोस्तों। देखो यहाँ पे बात करेंगे हेलोपेरिडोल की और क्लोजापाइन की। देखो ये हेलोपेरिडोल जो है वो टिपिकल टाइप का एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और क्लोजापाइन जो है वो एटिपिकल टाइप का एंटीसाइकोटिक ड्रग है। जो भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं उनके साथ में हम ईपीएस साइड इफेक्ट देते हैं। ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स इनके साथ में देखे जाते हैं, और एटिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उनके साथ में कोई ईपीएस नहीं होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कार्बामाजेपाइन की बात करेंगे, ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसका केमिकल कैटेगरी भी आपको पता होना चाहिए, ये इम्यूनोस्टिल्बिन कैटेगरी में आता है, और ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करता है। सोडियम की वजह से जो भी इम्पल्सेस आ रहे होते हैं, झटके सीजर्स आते हैं, वो बंद करता है ये सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करके। ठीक है, सोडियम का एंट्री बंद हो जाता है तो इम्पल्स बंद जाते हैं, झटके बंद हो जाते हैं, सीजर बंद हो जाते हैं ना, एपिलेप्सी, तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है एंटी पार्किंसन ड्रग नोन टू कॉज कार्डियक फाइब्रोसिस, कार्डियक फाइब्रोसिस करने वाला जो एंटी पार्किंसन ड्रग है वो कौन सा होगा। ऑप्शन में देखो लियोडोपा, रोपिनिरोल, प्रामीपेक्सोल और परगोलाइड। तो यहाँ से देखो ये सारे जो ड्रग ऑप्शन दिए हैं ये एंटी पार्किंसन ड्रग है, लेकिन हमें ऐसा ड्रग बताना है जिसका साइड इफेक्ट जो है कार्डियक फाइब्रोसिस होगा। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये परगोलाइड होगा। यहाँ से देखो पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, डोपामाइन की लेवल कम होती है, तो डोपामाइन एगोनिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। लियोडोपा जो है डोपामाइन के सिंथेसिस को काम आता है, हमें पता है लियोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, और कार्बिडोपा जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। बेंसेराजाइड भी होता है ड्रग जो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। और इसके साथ में रोपिनिरोल देखेंगे, ये भी डोपामाइन का एगोनिस्ट है। प्रामीपेक्सोल ये डोपामाइन का एगोनिस्ट है, तो ये डोपामाइन की लेवल बढ़ा करके हमें पार्किंसन डिसीज में इफेक्ट देते हैं अच्छे से। और परगोलाइड की बात करेंगे तो ये D2 डोपामाइन रिसेप्टर 2 के एगोनिस्ट है, और साथ ही साथ में ये सीरोटोनिन 2B रिसेप्टर के भी एगोनिस्ट है। इसकी वजह से क्या होता है, ये वाल्वुलर हार्ट डिसीज होता है, और जो कार्डियक के वाल होते हैं वो डैमेज कराता है, तो इसी का वो साइड इफेक्ट है जो कार्डियक फाइब्रोसिस हो सकता है दोस्तों परगोलाइड के साथ में, इसलिए इस ड्रग को विड्रॉन किया गया है। तो परगोलाइड को याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ में कार्डियक फाइब्रोसिस के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म एक्सेप्ट। देखो अभी हमने बात किया था पार्किंसन डिसीज में डोपामाइन लेवल कम हो जाता है, इसलिए इसमें डोपामिनर्जिक के एगोनिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे बोला है कि सभी के सभी एगोनिस्ट है, लेकिन कोई एक ड्रग है जो एगोनिस्ट नहीं है। ऑप्शन में देखो ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल, प्रामीपेक्सोल और सेलिजिलिन दिया है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी सेलिजिलिन। सभी को पता है ये माओ बी का इनिबिटर है। ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो होता है बी टाइप का, इसका इनिबिटर है। इसे डेप्रिनिल दूसरा नाम है सेलिजिलिन का, इसे भी याद रखिए। ये माओ बी जो होता है एंजाइम, ये डोपामाइन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है दोस्तों। अगर ये होगा तो डोपामाइन का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा। जब माओ बी है तो पार्किंसन और भी सीवियर हो सकता है ना। तो इस माओ बी को ही इनिबिट अगर कर दे सेलिजिलिन को यूज़ करके, तो हम पार्किंसन को बचा सकते हैं पेशेंट को,
क्योंकि उसका डोपामाइन लेवल बना रहता है, उसका मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो जाता है क्योंकि MAO-B को सेलीनिन इनिबिट कर रहा है। बाकी बच्चे ऑप्शन को देख लो। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ये एर्गोट अल्कलॉइड के टाइप में आएगा और ये D2 का आगोनिस्ट होता है, डोपामाइन रिसेप्टर 2 के आगोनिस्ट है। बात करेंगे रोपिनिरोल प्रामिपेक्सोल की, ये D2 D3 के एगोनिस्ट होते हैं दोस्तों, D2 D3 ये एगोनिस्ट होते हैं, ये D2 में आएगा, ठीक है। सेलेक्टिव D2 का एगोनिस्ट होता है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये एर्गोट टाइप में आएगा। बात करेंगे दूसरे जो बच्चे ड्रग है जो डोपामाइन के एगोनिस्ट होते हैं यहाँ पे, जो लेकिन एर्गोट कैटेगरी में नहीं आते, जैसे रोपिनिरोल हुआ, प्रामिपेक्सोल हुआ, रोटिगोटिन, एपोमार्फिन जैसे ड्रग यहाँ पे आएंगे डोपामाइन एगोनिस्ट के, जो कि पार्किंसन डिसीज में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रग यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरापी इंड्यूस्ड वोमिटिंग इज। देखो कैंसर ड्रग लेने से क्या होता है, बहुत बार वोमिटिंग होती है और उसे रोकने के लिए कौन से ड्रग दिए जाएंगे। ऑप्शन में दिया है एप्रेपिटेंट, डेक्सामिथासोन, ऑन्डनसेट्रॉन या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो मैं आपको बता दूं कैंसर कीमोथेरापी में जो भी वोमिटिंग होता है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ड्रग यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए वो सारे के सारे इस्तेमाल होते ही है, उसके साथ में भी और ड्रग यूज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द अबो। एप्रेपिटेंट की बात करेंगे तो ये सब्सटेंस पी न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है, इस पे भी सवाल बना हुआ है, बन सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, सब्सटेंस पी न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर का ये ब्लॉकर है एप्रेपिटेंट। बात करेंगे डेक्सामिथासोन, मिथिल प्रेडनोसिलोन जैसे स्टेरॉइड की, तो ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करके एक्शन देते हैं ये। फिर बात करेंगे ऑन्डनसेट्रॉन, ये सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है। फिर जो दूसरे ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग को रोकने के काम आते हैं, इसमें मेटोक्लोप्रामाइड, सभी को पता है ये मेटोक्लोप्रामाइड एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स कैटेगरी में आएगा। फिर मारीजुआना डेरिवेटिव जो होते हैं कैनाबिनॉइड्स में, मारीजुआना डेरिवेटिव जैसे ड्रोनाबिनॉल, नाबिलोन जैसे ड्रग इसमें इस्तेमाल होंगे वोमिटिंग को रोकने के लिए। फिर फिनोथायाजिन्स डेरिवेटिव इसमें आएंगे और ब्यूटीरोफिनोन कैटेगरी में हमें पता है हैलोपेरिडोल आता है, तो ये भी इसमें वोमिटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कैंसर कीमोथेरापी में होने वाली वोमिटिंग को रोकने के लिए बहुत सारी ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको मात्र भुगतान करना होता है 999 रुपीज़ का हमारे चैनल के लिए, बाय यूजिंग कोई भी ट्रांजेक्शन ऐप जैसे कि पेटीएम हुआ, फ़ोनपे हुआ या फिर गूगल पे। हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके करना है ये। मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा 8087339648। और हाँ, ये ऑफ़र सिर्फ अभी आपको दिसंबर 2020 तक ही रहेगा, इसके बाद में इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके आप इस PDF मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, आपको ये सारा जो PDF मटेरियल है वो मिलेगा ताकि आप एग्ज़ाम के पहले अच्छे से रिवीजन लगा सको और अपना जो गोल है उसे अचीव कर सको दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा PDF मटेरियल वीकली बेस पर अपडेट होकर के मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज। पेप्टिक अल्सर डिसीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। देखो ऑप्शन दिया है ओमेप्राजोल, पायरेनजेपाइन, रानिटिडिन या फिर सुक्रालपेट। देखो सभी के सभी पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने वाले ही ड्रग है, लेकिन हमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन ए ओमेप्राजोल होगा, जो कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। ये प्रोटॉन H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस होता है ना, तो ये इसे प्रोटॉन बोलते हैं, तो इसको ये इनिबिट करता है, इस पंप को, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ये ही तो होती है मेन एसिडिटी की वजह, H+ आयन है ना, तो इसमें ओमेप्राजोल सही जवाब होगा। बात करेंगे पायरेनजेपाइन की, तो ये M1 का एंटागोनिस्ट है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है ये पायरेनजेपाइन। फिर रानिटिडिन की बात करेंगे तो ये एंटीहिस्टामाइनिक H2 एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग होते हैं, सारे टिडिन इसमें आएंगे, टिडिन वाले है ना, तो ये रानिटिडिन इसमें आएगा, रेंटैक करके इसका ब्रांड नेम है, सभी को पता होगा। फिर बात करेंगे सुक्रालफेट की, तो ये अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है, जिसका दूसरा एक एग्जाम्पल है कोलाइडल बिस्मथ सब्सटाइट्रेट भी इसमें इस्तेमाल होता है अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बात करेंगे ओमेप्राजोल के यूजेस की, तो ये पेप्टिक अल्सर डिसीज में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है ही, साथ ही में ये GERD डिसीज होते हैं, GERD जो है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस में इसका इस्तेमाल होता है, और झेडी सिंड्रोम जो है जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम में भी इसका यूज़ है। तो ओमेप्राजोल को याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस GERD में, झेडी सिंड्रोम में और पेप्टिक अल्सर डिसीजेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द क्रोन्स डिसीज। देखो क्रोन्स का स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, CROHN बोलते हैं इसको। क्रोन्स डिसीज में कौन सा ड्रग इस्तेमाल नहीं होता है? देखो यहाँ पे दिया है सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के यहाँ पे ऑप्शन है इन्फ्लिक्सिमैब, अडेलीमुमैब, उस्तेकिनुमैब और नटालीजुमैब करके। तो यहाँ से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, ये उस्तेकिनुमैब जो है वो क्रोन्स डिसीज में इस्तेमाल नहीं होता है। क्रोन्स डिसीज क्या होता है? देखो इसका दूसरा नाम है एलाइटिस करके, है ना, इटिस यानी इन्फ्लामेशन। तो ये बॉवेल का इन्फ्लामेशन होता है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग्स है वो खराब हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, क्रोन्स डिसीज। एक बार जीपैट में पहले सवाल पूछा था इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर जिसमें जेमटूजुमैब का यूज़ पूछा था। इसका यूज़ जो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ होता है, तो जेमटूजुमैब करके यूज़ होता है, ठीक है। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, जेमटूजुमैब को जेम्स चॉकलेट से याद रखिएगा, जेम्स, और यहाँ पे माइलॉइड को मेलोडी चॉकलेट से याद रखिएगा। तो जेम्स इज यूज्ड फॉर द मेलोडी, जेम्स और मेलोडी दोनों चॉकलेट है ना, तो जेम्स से जेमटूजुमैब और मेलोडी चॉकलेट से एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है सल्फासालाजाइन इज यूज्ड इन, सल्फासालाजाइन का यूज बताना है। ऑप्शन देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसे क्रोन्स डिसीज बोलते हैं, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो सल्फासालाजाइन जो है उसका यूज क्या है? तो ये क्रोन्स डिसीज में यूज होता है जिसका दूसरा नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज एडेड इन ORS2, ग्लूकोज को ORS में ऐड किया क्यों गया है? तो यहाँ पे देखो, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ GIT को डिक्रीज करने के लिए, या फिर उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर सोडियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो देखो जब भी डायरिया होता है ना उस केस में बॉडी का डिहाइड्रेशन होता है, तो उसमें हमारे बहुत सारे आयंस बॉडी से बाहर चले जाते हैं, तो वीकनेस आता है, तो हम ये ORS उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ORS में जो ग्लूकोज होता है इसकी वजह वही है कि इंटेस्टाइन लेवल पे ये ग्लूकोज क्या करता है, सोडियम का जो एब्सॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के भीतर, तो ये थोड़ा सा बढ़ाता देता है और बॉडी में जो सोडियम लेवल जो है वो मेंटेन रखता है दोस्तों, ठीक है। इंटेस्टाइन से सोडियम को एब्सॉर्ब कर लेता है तो बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। आपने ध्यान देना है कि सोडियम का लेवल जो है वो बढ़ाएगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइन से इसे अब्सॉर्ब कर लेगा ये ग्लूकोज। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ग्लूकोज को ऐड किया जा रहा है ताकि वो सोडियम लेवल को मेंटेन कर सके बॉडी में, ठीक है। बाकी सारे भी आयंस होते हैं तो यहाँ पे ये सोडियम वाला ग्लूकोज के साथ में याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और हाँ दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर भी करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको यूं ही लाभ होता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।